बच्चों आज इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का पार्ट 1 कवर करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी कंप्लीट करवाया था। अब सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा इस लेसन में आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम सिविक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर। और आप जानती हो कि देखो डेमोक्रेसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनका जो बैकग्राउंड देखोगे वो कहीं ना कहीं एक बेसिक रूल के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो बेसिक रूल है वो जो हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो बेसिकली इस लेसन में बच्चों आप यही जानोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसे बनाया किस तरीके से गया है, कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको समझ आ सके और ताकि आप और अच्छे तरीके से इन चीजों को कंपेयर कर सको। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। जैसा कि हमने जानते हैं कि प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो डेमोक्रेसी होती है वहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, जो रूलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री नहीं होते कि वो जो चाहे वो करना चाह सकते हैं, नहीं, उनके साथ कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगी होती है, एक दायरे के अंदर आके उन्हें काम करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें सिटीजन को एज वेल एज गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ता है। ऑल सच रूल टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आप कह सकते हो कि एक रूल बुक है जिसके अंदर बहुत सारे नियम कानून लिखे होते हैं। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन, द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। तो कह सकते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है, तो इसलिए इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि सिटीजन के क्या राइट्स होंगे, गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी और गवर्नमेंट बनेगी तो उसके काम क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों इस लेसन के साथ जुड़ी हुई है। अब जैसे कि अगर इस लेसन के मेन कंटेंट की बात करें तो हम बात करेंगे इसके अंदर कि आखिरकार वही चीज आ गई ना कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिरकार हमें जरूरत क्यों है संविधान की। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप, हु डिजाइन देम, इन व्हाट वे, एंड लास्ट व्हाट आर द वैल्यू दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ये सारे आपके मेजर कंटेंट है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इन एक ग्रेटेस्ट लीडर के बारे में जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला का नाम क्यों आया है वो सारी जानकारी इसी आपको टॉपिक में जानने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया जा सकता है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डिजाइन किया गया था और ये जो लीडर है इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। तो देखिए नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के ग्रेटेस्ट लीडर माने जाते हैं, वो भी ब्लैक। अब साउथ अफ्रीका में ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कुछ ज्यादा था और ऐसे में इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने में जो सबसे सुप्रीम अपना रोल प्ले किया था वो इन्होंने ही किया था। सो दैट इज द रीजन इनका नाम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनके बहुत सारे कोट्स भी है जिसमें एक चीज ये भी बात करते हैं कि आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट domination and I have fought against black domination, यानी कि वो व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़े हैं और ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़े हैं। वो चाहते हैं कि सब जो है वो एक बिल्कुल फ्री रहे, इक्वालिटी के बेसिस पर है, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेटेड ना हो, सबको इक्वल तरीके के राइट्स मिल सके। इट इज एंड डील विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, बट इफ नीड बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। अगर ये सारी चीजें ना होती तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से इन्हीं चीजों के लिए लड़ूंगा। क्योंकि यहां पर वो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि पर्सन है वो एक साथ मिलजुल कर रहे, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नेल्सन मंडेला है। अब साउथ अफ्रीका में ऐसी क्या इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से हमें इन सब चीजों के बारे में जानने को मिला है और किस तरीके से साउथ अफ्रीका में कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया था, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आएगी
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, तो हमारा मेन जो टाइटल रहेगा वो है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, अपार्थाइड का मतलब होता क्या है। हिंदी में से रंग भेद भी आप कह सकते हो। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो हमें स्पेशली साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी, रंग भेद, वो भी कलर को लेकर। दिस सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक। ये किसके अगेंस्ट में था? ओनली फॉर ब्लैक्स के। एक तरीके से उन्हें दमन कर रहा था, ऑप्रेसिव कर रहा था। ड्यूरिंग द 17th and 18th century the trading companies from Europe occupied its arms and force in the way they occupied India। तो वही चीज है, सबका दुश्मन एक ही है, मतलब ब्रिटेन जो है स्पेशली ज्यादातर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, यहां तक कि अमेरिका के ऊपर भी उसने अपना रूल कर रखा है, उसे अपनी कॉलोनी बना रखा है। यहां बात साउथ अफ्रीका की हो रही है, तो साउथ अफ्रीका में यूरोप से स्पेशली बात हो रही है। तो यहां से ट्रेडिंग कंपनी आई, उन्होंने आर्म्स और फोर्स के बेसिस पे यहां पे एक तरीके से अपने आप को वेल स्टैब्लिश कर लिया, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया में अपने आप को वेल स्टैब्लिश किया था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का तो इंडिया में भी रूल था, बट अनलाइक इंडिया, लेकिन इंडिया की तरह नहीं। A large number of whites had settled in South Africa and become the local rulers। जैसे कि देखो इंडिया के अंदर अंग्रेज आए थे लेकिन वो चले गए, सेटल नहीं हुए, लेकिन साउथ अफ्रीका का सिचुएशन थोड़ी अलग थी। यहां पे क्या था कि बहुत सारे जो व्हाइट से गोरे जो लोग थे वहां पे आए, सेटल हो गए अच्छे खासे और वहीं पर ही रहने लगे और वहां के वो लोकल रूलर्स बन गए। द सिस्टम ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स वे ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक, दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। यानी कि अब जब वहां पे ये लोकल रूलर्स बन गए तो उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड थे, यानी कि पार्शियलिटी कर दी एक तरीके से कि भैया जो पब्लिक टॉयलेट्स होंगे वो गोरे लोगों के यानी कि व्हाइट्स के अलग होंगे, जहां पे ब्लैक एंट्री नहीं कर सकते, और ब्लैक्स के अलग होंगे। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट वर्शिप। यहां तक कि जो ब्लैक पीपल है वो चर्च में भी नहीं जा सकते जहां पे व्हाइट लोग वहां पे वर्शिप करते हैं। Black could not from association or protest against the terrible treatment। यहां तक कि जो ब्लैक पीपल है वो किसी भी टाइप का एसोसिएशन नहीं बना सकते या फिर किसी भी टाइप का वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इतना ज्यादा वहां पे अपार्थाइड देखने को मिला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था स्पेशल फॉर ब्लैक पीपल्स के लिए। सिंस 1915 क्या होता है 1950 से द ब्लैक्स, कलर एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अब वही है कि आप जुल्म किसी इंसान के ऊपर कितना सहोगे, कभी ना कभी तो आवाज उठेगी। तो यह सिलसिला शुरू हुआ था 1950 के दशक से, जब ब्लैक पीपल और एज वेल एज इंडियंस साथ में आए थे। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक। तो उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च को शुरुआत करी, स्ट्राइक की शुरुआत करी। और एक इंपॉर्टेंट वहां पे कांग्रेस थी, कांग्रेस मतलब सिटिंग होता है या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल होता है। वहां पे एक था ANC जिसका नाम है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो एक मेन चीज है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दैट लेड टू द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन की थी ना ब्लैक वर्सेस व्हाइट की, पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करना, वर्शिप नहीं करना वगैरह वगैरह, सर इसके अगेंस्ट में ही एक तरीके से ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रगल करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स। अब इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर्स जो जुड़े, यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारी। मैनी सेंसिटिव व्हाइट्स आल्सो ज्वाइन। यानी कि आप देखो इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग जुड़े कि यहाँ पे व्हाइट जने, व्हाइट जो अच्छे वाले थे, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले थे, उनको भी पता था कि वो जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं ना वो सही नहीं करे, तो इसलिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए ताकि वो व्हाइट वर्सेस ब्लैक का जो थ्योरी है उसे पूरी तरह से एंड किया जा सके। तो ये भी ज्वाइन हो गए ANC में टू अपोज अपार्थाइड एंड प्ले अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। सेवरल कंट्री डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। यहां तक कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, जो अपार्थाइड था उसको क्या कहा कि ये अनजस्ट है, यानी कि अन्यायपूर्ण है, यहां तक कि ये रेसिस्ट है, यानी कि लोगों के बीच में नस्ल के लेकर भेदभाव पैदा करता है, जो कि सही चीज नहीं है और आज भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वही है कि गवर्नमेंट तो अपने ही एक घमंड में थी, व्हाइट वाली जो साउथ अफ्रीका के अंदर एग्जिस्ट थी, रूल कर रही थी। उसने क्या किया, व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर पीपल।
तो भाई वो अपने ही धुन में जा रही है। उन्होंने क्या किया कि जो एक तरीके से जो लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको एक तरीके से किल भी किया, जेल में भी डाला, डिटेन भी किया, यहां तक कि टॉर्चर भी किया उसे, चाहे वो ब्लैक पीपल हो या फिर कलर पीपल हो। इन 1964 अब यहां पे वही जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फ्रीडम फाइटर नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वर सैंक्शन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज अपार्थाइड रिजिम इन हिज कंट्री। तो ये और इनके 7 जने, इनके साथी आप कह सकते हो कि जब ये विरोध कर रहे थे व्हाइट वर्सेस ब्लैक अपार्थाइड सिस्टम का एक तरीके से, तो वहां की गवर्नमेंट ने इनको क्या किया था, सैंक्शन कर दिया और यहां तक कि उम्र कैद की भी सजा सुना दी थी ताकि आप ये चीजें ना कर सको। तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा डिक्टेटर तरीके से वहां की व्हाइट गवर्नमेंट काम कर रही थी अपार्थाइड सिस्टम के फेवर में। अब इसके बाद क्या होता है, वही चीज होती है कि देखो अगर आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो तो इसका मैसेज सिर्फ आपके देश में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जब आवाज उठना शुरू होगी ह्यूमन राइट्स को लेकर तो आप भी प्रेशराइज हो ही जाओगे, क्योंकि आप कनेक्टेड तो हो हर एक कंट्री के साथ। अब यहां से ही शुरुआत होती है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। तो आपको ये पीछे की थ्योरी समझ आ गई किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है व्हाइट वर्सेस ब्लैक के बीच में। अब यहां से शुरुआत होती है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की। साउथ अफ्रीका में अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है। वो कैसे? एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैज इंक्रीज्ड द व्हाइट रिजिम चेंज इट पॉलिसीज। तो जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट और स्ट्रगल अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट बढ़ता चले गया तो क्या था, व्हाइट रिजिम ने क्या किया, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाना शुरू करे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता जा रहा था। और आफ्टर 28 ईयर 28 सालों के बाद जो लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट दिया गया था ना नेल्सन मंडेला को, वो एक तरीके से खत्म कर दिया, यानी कि उनको रिलीज कर दिया गया जेल से। और उसके बाद ही बच्चों एट द मिडनाइट ऑफ, ये डेट याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 26 अप्रैल 1994 को डेमोक्रेसी जो थी साउथ अफ्रीका में वो अडॉप्ट की गई और वहां पे एक गवर्नमेंट बनाएगी। वो गवर्नमेंट जो थी वो डिक्टेटर टाइप की या मोनार्की टाइप की नहीं थी, बल्कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में। और उसी के बाद आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका में एक प्योर तरीके का जो रूल था वो डेमोक्रेटिक तरीके से स्टैब्लिश हुआ। तो ये सारी चीजें थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की साउथ अफ्रीका के अंदर। किस तरीके से कि आप इससे ये इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आपको कितना भी ऑप्रेसिव किया जाए, आपके ऊपर कितना भी एक्सप्लॉयटेशन शोषण किया जाए, आप अपनी बात को लेकर झुकोगे नहीं। जो गलत है सो गलत है, उसके लिए आप हमेशा लड़ते रहोगे, यहां तक कि आपको जेल भी क्यों ना जाना पड़े, तभी जाके आपको ऐसी चीजों की अचीवमेंट मिलती है, जैसा कि साउथ अफ्रीका में वहां के ब्लैक रेशियल लोगों को मिली। तो ताकि वहां पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। और नेल्सन मंडेला का नाम ऐसे ही पॉपुलर नहीं है क्योंकि उन्होंने ये बहुत लंबा एक तरीके से स्ट्रगल किया था फ्रीडम को लेकर। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या होता है, आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका ब्लैक लीडर अपील टू फेलो ब्लैक to forgive the white for the atrocities they had committed while in power। तो देखो कितनी अच्छी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो बात करते हैं हमेशा इक्वालिटी की, बात करते हैं फ्रीडम की, माफ करने की। तो जब नई डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका के अंदर आई तो वहां की ब्लैक कम्युनिटी ने क्या बोला कि हम माफ करेंगे किसे, व्हाइट पीपल को, जो उन्होंने पावर के टाइम पे यूज किया था ना, हम उनके साथ ये रिवेंज नहीं ले रहे क्योंकि हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट रखते हैं, हम आपके साथ वो गलत नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ किया था। ये बड़ी बात है। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। और वो क्या बात करते हैं कि हम सब साथ मिलकर साउथ अफ्रीका के अंदर इक्वालिटी के बेसिस पे, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, सबको या डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करवाने की बात करेंगे। The party that ruled through oppression and brutal killing and the party that led to the freedom struggle sat together to drop a common constitution। वो पार्टी जिन्होंने बहुत ज्यादा ऑपरेशन किया था अपने रूलिंग टाइम पे और एक वो पार्टी जिन्होंने स्ट्रगल करके फ्रीडम हासिल करी थी, दोनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि व्हाइट कम्युनिटी, ब्लैक कम्युनिटी, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस हो जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर 2 years of discussion and debate they come out with one of the finest constitution the world had ever had।
तो पूरे विश्व का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है 2 साल के डिस्कशन के बाद। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, मतलब लोगों को ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में शायद देखने को भी ना मिले। तो ये सबसे अच्छी बात थी साउथ अफ्रीका की। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना। होप सो कि आप काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। और ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो कोट्स दिखाया था जिसके अंदर ये बात की गई थी कि जो नेल्सन मंडेला है वो फाइट करते हैं व्हाइट के अगेंस्ट भी, फाइट करते हैं वो ब्लैक के अगेंस्ट भी, क्योंकि वो बात करते हैं इक्वालिटी को लेकर, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए वो हमेशा से स्टैंड करेंगे कंट्री को फर्स्ट, वहां के राइट, फ्रीडम, वैल्यू, सारी चीजों को लेकर। होप सो कि बच्चों आपको इस लेसन का ये जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम ऐसे ही आगे बात करेंगे और आगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का एग्जांपल भी दिया गया कि ये तो साउथ अफ्रीका था जहां पे ब्लैक वर्सेस व्हाइट था। हर एक कंट्री में एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, हमारे यहाँ पे ब्लैक वर्सेस व्हाइट नहीं था, यहाँ पे अलग तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशों ने किया था। और किस तरीके से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उन सब चीजों के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। होप सो कि यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम मिलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ और सारे जो लिंक्स है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पार्ट्स को ढूंढने में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, बढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।